हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट कक्षा के अंदर हम गो उत्पाद के महत्व के बारे में पढ़ रहे थे। गो उत्पाद के अंदर दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर आते हैं, जिसके अंदर हमने दूध के महत्व के बारे में पिछली कक्षा में ही अध्ययन कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं दही का महत्व। दही दूध के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक डेविज नामक वैज्ञानिक हुए थे, उसने बताया कि जो दही का जो पोषण मान है वो दूध के पोषण मान के बराबर पाया जाता है। अर्थात जितने पोषक तत्व दूध के अंदर पाए जाते हैं उतने ही पोषक तत्व दही के अंदर पाए जाते हैं। दही में वसा, प्रोटीन, खनिज लवण दूध की मात्रा के समान पाए जाते हैं। वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण। वसा, प्रोटीन, खनिज लवण दूध की मात्रा के बिल्कुल समान पाए जाते हैं किसके अंदर? दही के अंदर। जबकि जो लैक्टोज की मात्रा है, यह लैक्टोज की मात्रा दही के अंदर दूध की तुलना में कम पाई जाती है। ठीक है। सारे दही में अम्लीयता के कारण, या दही ऐसे बोल सकते, दही है वो दूध की अपेक्षा खट्टा होता है, और खट्टापन किसका गुण होता है? अम्लीयता के गुण होता है। दही में अम्लीयता के कारण इसके अंदर कैल्शियम तथा फास्फोरस अधिक घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस अधिक घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे इन तत्वों की मात्रा दूध की अपेक्षा दही के अंदर ज्यादा पाई जाती है। कैल्शियम व फास्फोरस दही में अम्लीयता के कारण अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं, जिसके कारण ये दूध की अपेक्षा दही में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही अगर बात करें दही, तो दही है वो आसानी से पच जाता है, या इसकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही सरल होते हैं। पाचन सरल होता है, जो दूध की तुलना में बहुत ही जल्दी ही शरीर के अंदर इसका पाचन हो जाता है। दही के अंदर चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं। दही के अंदर चिकित्सकीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग, चिकित्सकीय गुण पाए जाने के कारण इसका उपयोग बीमार व्यक्ति होते हैं, वो बीमार व्यक्ति ज्यादा करते हैं। ऐसे कह सकते हैं दही का उपयोग बीमार व्यक्तियों के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। दही के द्वारा पेट में उत्पन्न जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया दही के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे दही का प्रयोग पेचिश वाले, जिसके शरीर के अंदर पेचिश या आंत के अंदर एंट अमीबिक जीवाणु जो पाए जाते हैं, जिनसे पेचिश रोग उत्पन्न होता है, या तो पेचिश वाले जो मनुष्य होते हैं वो दही का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं, और इनके लिए दही सर्वाधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट आता है घी। गाय के घी का जो उपयोग है वो पंचगव्य बनाने के अंदर, पिछली कक्षा में बताया था, जो पंचगव्य है इसका निर्माण दूध, दही, घी, गोबर तथा गोमूत्र के मिश्रण के द्वारा बनाया जाता है। तथा पंचगव्य का जो निर्माण है इसके अंदर घी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा औषधि के रूप में
गाय का जो घी है वो औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। गाय के घी के अंदर वसा है वो 99 से 99.5% वसा पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन ए तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसका उपयोग है वो घी का उपयोग पंचगव्य निर्माण में तथा औषधि के रूप में किया जाता है। गाय के घी के अंदर जो वसा की मात्रा है वो 99 से 99.5% पाई जाती है, जबकि इसके अलावा वसा के अलावा विटामिन ए तथा अन्य तत्व भी घी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है गौमूत्र। गाय का जो मूत्र है वो बहुत ही उपयोगी होता है। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जो पूजा पाठ करवानी होती है तो पूजा पाठ करवाने से पूर्व पूरे घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। साथ ही गांवों के अंदर ये मान्यता है कि घरों के अंदर गौमूत्र का छिड़काव करने से घर पवित्र हो जाते हैं। घर पवित्र हो जाते हैं गौमूत्र के छिड़काव करने से, जिससे या अर्थात जो नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत होते हैं वो नष्ट हो जाती है। किसके द्वारा? घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव करने के कारण जो घरों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इसके अलावा गौमूत्र का जो उपयोग है वो औषधि निर्माण में भी किया जाता है। औषधि निर्माण में भी गौमूत्र का उपयोग किया जाता है, जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो गौमूत्र है वो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, अर्थात शरीर के द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करती है। इसके अलावा जो गौमूत्र है इसका उपयोग पंचगव्य निर्माण में भी किया जाता है। पंचगव्य निर्माण में भी किया जाता है। अगर लास्ट इसका उपयोग की बात करें तो कृषि के अंदर जैविक कीटनाशी बनाने में भी गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कृषि के अंदर जो उत्पन्न हुए जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जैविक कीटनाशी तैयार करने में भी गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। लास्ट आता है जो लास्ट गो उत्पाद बचा है वो है गोबर। मूलतः गाय के जो गोबर है उसका उपयोग खाद निर्माण में खाद के रूप में किया जाता है। जो भूमि की उर्वरक शक्ति जो खाद है ये खाद भूमि की उर्वरक शक्ति या उर्वरक क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे फसल है या फसल के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा जो गोबर का उपयोग है गांवों के अंदर उपले या कंडे निर्माण में, अगरबत्ती बनाने में,
बनाने में, साथ ही मूर्तियां बनाने में भी इसका गोबर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कच्चे घर होते हैं, उन कच्चे घरों की दीवारों व फर्श की लिपाई भी गोबर के द्वारा की जा सकती है। ऐसे भी कह सकते हैं दीवारों व फर्श की लिपाई गोबर के द्वारा की जाती है। ये तो थे हमारे 5 गो उत्पाद और उनका महत्व। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है भाई पशुपालन विज्ञान क्या होता है। पशुपालन विज्ञान पशुपालन विज्ञान क्या है? पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जो पालतू पशुओं के पालन पोषण स्वास्थ्य, रक्षा, पशु संवर्धन, एवं सुधार, पशु आवास हेतु समुचित प्रबंधन का ज्ञान कराती है। पशुपालन विज्ञान कहलाती है। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जो पालतू पशुओं के पालन पोषण, पालतू पशुओं का जो पालन पोषण कैसे किया जाता है वो सभी किसके अंदर आते हैं? पशुपालन विज्ञान के अंदर। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, उनकी रक्षा कैसे करनी है तथा पशुओं के संवर्धन एवं सुधार, जो पशुओं की नस्लें होती हैं उनमें कैसे सुधार किया जाता है, उत्पादक क्षमता में कैसे वृद्धि की जाती है, ये सब पशुपालन विज्ञान के अंदर आते हैं। साथ ही जो पशु आवास होते हैं उनका कैसे प्रबंधन करना है, ये सभी पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी से मिलकर इनका जो प्रबंधन का जो ज्ञान होता है उन सभी को सम्मिलित रूप से पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। क्या इसके अलावा जो अन्य परिभाषा है वो क्या है? पशुपालन विज्ञान पशुओं को पालने की वह कला है। पशुपालन विज्ञान पशुओं को पालने की वह कला है जिसमें पशुओं को स्वस्थ रखते हैं, स्वस्थ रखते हुए उनसे लाभदायक उत्पाद प्राप्त कर सकें। पशुपालन पशुओं को पालने की वह कला है जिसके अंदर पशुओं को स्वस्थ रखते हुए उनसे लाभदायक उत्पाद प्राप्त कर सकें।
अगर पशु स्वस्थ होगा तभी ही उनसे जो उत्पादन है उसकी मात्रा अधिक होगी, और उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तभी ही पशुपालन के अंदर लाभ प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि पशुओं को पालने की वह कला है जिसमें पशुओं को स्वस्थ रखते हुए उससे लाभदायक उत्पाद प्राप्त कर सके, वो क्या कहलाता है? पशुपालन विज्ञान कहलाता है। अब जो सबसे लास्ट परिभाषा आती है वो है पशु चिकित्सा विज्ञान। पशु चिकित्सा विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के विभिन्न रोगों का अध्ययन एवं रोगोपचार विभिन्न रोगों का अध्ययन एवं रोगोपचार का अध्ययन किया जाता है। पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के विभिन्न रोगों का अध्ययन, यानी पशुओं में जो होने वाले जो रोग होते हैं उन सभी रोगों का अध्ययन करते हैं। भाई रोग किसके कारण होते हैं, किस जीवाणु के कारण या कवक के कारण होते हैं। इसके अलावा उन रोगों का क्या क्या उपचार है, या रोगोपचार का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। इसी के साथ ही अपना जो चैप्टर नंबर 12 है वो समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने पढ़ा था पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में प्रबंधन का महत्व, जिसके अंदर मुख्य जो टॉपिक था प्रबंधन के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले पशुओं के आहार का प्रबंधन, सेकंड पशुओं का आवास प्रबंधन, नंबर 3 पशुओं को प्रजनन संबंधी प्रबंधन, नंबर 4 जो थे वो थे पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, और नंबर 5 इसके अलावा और कुछ भी जो प्रबंधन होते हैं जो पशुपालन के लिए बहुत जरूरी होते हैं उन्हें अन्य प्रबंधन के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद जो टॉपिक था गो उत्पाद एवं उनका महत्व। गो उत्पाद के अंदर मुख्यतः आते हैं दूध, दही, घी, गोबर व गौमूत्र आते हैं। हमने गो उत्पाद के बारे में दूध, दही, घी और गोबर और गौमूत्र इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, और लास्ट में जो 2 छोटी छोटी परिभाषाएं थी पशुपालन विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान। ये जो टॉपिक थे अपने इस चैप्टर के अंदर थे, और इसी के साथ ही अपना जो चैप्टर नंबर 12 है वो समाप्त होता है। कल अपन चैप्टर नंबर 13 की शुरुआत करेंगे।